आदाब दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 22 जुलाई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद पोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान के नए न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पर कभी भी हो सकता है सबसे बड़ा हमला। डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी पर ईरान ने पूरे रीजन को जला देने की दी वार्निंग। ब्रिटेन ने ईरान के खिलाफ खोल दिए अपने फौजी एयरबेस। ईरान ने अमेरिकी कैंप दोहा पर ड्रोन हमलों की नई लहर की जारी। अमेरिका ने भी 11वीं रात ईरान पर की हैवी बमबारी और हमास में बड़ा बदलाव, खलील अल हैया को बनाया गया नया चीफ। इसके अलावा आप देखेंगे यमन, लेबनान और सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खबरें अहम हैं। कोशिश कीजिए आखिर तक बने रहें और चैनल ना किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए आप ही का है दोस्तों, वरना नोटिफिकेशन मिलने बंद हो गए। बहुत से लोगों की शिकायत है। शुरुआत खबरों की। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के एक और न्यूक्लियर ठिकाने पर बड़े हमले का खुला इशारा दे दिया है, बल्कि ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी ईरान पर अब एक ऐसा हमला हो सकता है जो इस जंग को पहले से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ले जाए। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगला निशाना ईरान का पिकैक्स माउंटेन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हो सकता है और उस पर हमला बहुत जल्द किया जा सकता है, वेरी सून। पिकैक्स पर हम 3-4 दिन से आपको स्टोरी दिखा रहे हैं, तो ये है हॉट टॉपिक है। ये वही अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट है जो नातांज के करीब एक पहाड़ के अंदर बनाई गई है। वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसियों का ये दावा है कि ईरान यहाँ एक ऐसी यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी तैयार कर रहा है जिसका उसने कभी ऐलान नहीं किया और यहाँ पर न्यूक्लियर बम बन सकता है। ट्रंप ने कहा कि हम उस जगह पर बहुत जल्द और बहुत ज़ोरदार हमला करेंगे। मैं आमतौर पर अपने टारगेट पहले नहीं बताता, लेकिन इस बार बता रहा हूँ क्योंकि वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ये ट्रंप का दावा है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अब तक हुए अमेरिकी हमलों के बाद ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा खड़े करने में 20 साल से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। तो फिर क्यों कर रहे हो हमला जब 20 साल तक वो कुछ कर ही नहीं पाएगा? लेकिन कह रहे हैं नई फैसिलिटी है। दोस्तों, अमेरिका का ये भी कहना है कि ईरान का न्यूक्लियर मटेरियल अब इतनी गहराई में दबा हुआ है कि ईरान खुद भी उसे आसानी से बाहर नहीं निकाल सकता। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका लगातार इन तमाम न्यूक्लियर ठिकानों पर नज़र रखे हुए है ताकि वहां मौजूद न्यूक्लियर मटेरियल को दोबारा हासिल न किया जा सके। तो फिर पिकैक्स माउंटेन को आप क्यों कर रहे हैं टारगेट? क्या नई फैसिलिटी में नया यूरेनियम है? यानी ट्रंप अब सिर्फ धमकी नहीं दे रहे हैं, बल्कि खुलकर अपने अगले निशाने का नाम भी लेने लगे हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं कि क्यों। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और न्यूक्लियर मुद्दे पर टकराव नहीं रुका दोस्तों, तो ईरान पर पहले से भी बहुत बड़ा हमला कभी भी शुरू हो सकता है और मिडिल ईस्ट की ये जंग एक बार फिर नए और ज़्यादा खतरनाक फेज में दाखिल हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की इस नई धमकी के बाद ईरान भी खामोश नहीं बैठा। ईरान ने भी अमेरिका को सख्त वार्निंग दे दी है, यूं कहें कि धमकी दे दी है। ईरान की फौज के खात्मा अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा कि उसके न्यूक्लियर ठिकानों या किसी भी दूसरे अहम सेंटर पर हमला हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने ऐसा कोई हमला किया तो उसका फौरन और पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा, तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान का कहना है कि इसके बाद पूरे रीजन में मौजूद अमरीकी फौजी ठिकाने, अमेरिका के साथ खड़े मुल्क और उसकी मदद करने वाली ताकतें भी जवाबी हमलों के दायरे में आ जाएंगी। ये सीधा अरब मुल्कों पर, उनके सिविलियन इलाकों पर हमले की धमकी है, सिर्फ अमेरिका के मिलिट्री अड्डों की नहीं, और इसराइल के ऊपर भी। ईरानी फौज ने साफ कहा कि ऐसा हमला जंग को पूरे रीजन में फैलाने की कोशिश माना जाएगा अगर न्यूक्लियर अड्डे पर हमला हुआ तो। यानी ट्रंप जिस नए हमले की बात कर रहे हैं, ईरान ने उसके अंजाम की तस्वीर भी पहले ही दिखा दी है। अब अगर दोनों में से किसी एक ने भी अगला कदम उठाया तो उसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ सकता है। मिडिल ईस्ट में अमरीकी अड्डे नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट, हर अरब मुल्क की फौज, और फिर सबको कूदना पड़ेगा इस जंग में ईरान के खिलाफ। और फिर इस जंग का जो फैसला होगा सो होगा। ब्रिटेन भी एक तरीके से इस जंग में एंट्री मार चुका है। कैसे? ब्रिटेन में वज़ीर आज़म बदल गया, लेकिन ब्रिटेन की फितरत नहीं बदली। अपने सबसे बड़े अलाय, अपने सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका को ब्रिटेन ने ईरान के खिलाफ अपने फौजी एयरबेस इस्तेमाल करने की खुली इजाज़त दे दी है।
21 जुलाई को। 2 दिन पहले ही वजीर आजम बने एंडी बोनहम ने कुर्सी संभालते ही अपना पहला बड़ा फैसला ले लिया। बोनहम ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ डिफेंसिव हमलों के लिए ब्रिटेन के फौजी एयरबेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। ये एक बड़े हमले की तैयारी के लिए मिली इजाज़त मालूम देती है, हालांकि इसका नाम डिफेंसिव अटैक के लिए है। ये फैसला ऐसे वक्त आया है जब मिडिल ईस्ट की जंग लगातार फैलती जा रही है और अमेरिका ईरान पर अपने हमले और तेज़ कर रहा है। यानी हुकूमत बदली है, लेकिन ईरान के मामले में ब्रिटेन की पॉलिसी में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा, बल्कि लंदन एक बार फिर खुलकर अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अब ये डिफेंसिव हमले क्या भला होते हैं? अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, अगर ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर हमला किया, फिर जो अमेरिका हमला करेगा तो डिफेंसिव अटैक। अगर समंदर में अमेरिका ने ईरान तरफ जहाज जा रहे ठोके तो ठीक, ईरान ने कोई जहाज रोका या ठोका तो उसके बाद जो रिटेलिएशन होगा वो डिफेंसिव अटैक होगा। समझ रहे हैं इस बला का नाम? आगे बढ़ते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग की लगातार 11वीं रात और शहर में भी हमलों का सिलसिला जारी रहा। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने 22 जुलाई की सुबह करीब 8:30 बजे कुछ नई तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों के साथ तस्नीम ने दावा किया कि ये अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरानी फ़ौज की ताज़ा कार्रवाई की तस्वीरें हैं। ये शहर में आज हमले हुए हैं। ईरानी फ़ौज के मुताबिक ऑपरेशन थंडरबोल्ट के 21वें मरहले में कुवैत में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे कैंप दोहा को बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया। थंडरबोल्ट ईरानी आर्मी का ऑपरेशन है, नसर 2 IRGC का ऑपरेशन है। ईरान का दावा है कि इन हमलों में कैंप दोहा के गोला बारूद के ज़ख़ीरे और अमरीकी ज़मीनी फ़ौज के कमांड सेंटर के लॉजिस्टिक इक्विपमेंट को निशाना बनाया गया, मतलब मिलिट्री साजो सामान को खूब ज़ोर से जो है उसका झुंझुना बजाया गया है। ईरानी फ़ौज के मुताबिक इस ऑपरेशन में बड़ी तादाद में ड्रोन इस्तेमाल किए गए। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने लिखा कि कैंप दोहा कुवैत में अमेरिका के सबसे अहम फ़ौजी अड्डों में से एक है। यहीं से वेस्ट एशिया में तैनात अमरीकी फ़ौज की बड़ी फ़ौजी और लॉजिस्टिक ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, यानी ईरान ज़रूरतों पर चोट कर रहा है। ईरान का दावा है कि इस बेस पर अमरीकी ज़मीनी फ़ौज के अलावा एयरफोर्स और नेवी से जुड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। ईरानी फ़ौज ने अपने बयान में कहा है कि उसकी तमाम फ़ौजी ताकतें पूरी तरह तैयार हैं। अगर दुश्मन की तरफ से कोई नई साजिश पर नया हमला हुआ तो उसका जवाब पहले से भी ज़्यादा सख्त अंदाज में दिया जाएगा। 22 जुलाई की शहर अमेरिका ने लगातार 11वीं रात भी ईरान पर हैवी बमबारी जारी रखी। हमलों का ये नया दौर ख़त्म होने के बाद अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने अपनी कार्रवाई की तफसील और तस्वीरें जारी की। सेंटकॉम ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि अमरीकी वक्त के मुताबिक रात 8:15 पर हमलों का ताज़ा दौर पूरा हुआ। इसमें 9.5 घंटे हमारे मिला लीजिए, आगे कर दीजिए। अमेरिका के मुताबिक इस बार ईरान के फ़ौजी ऑपरेशन सेंटर्स, समंदर में उसकी फ़ौजी सलाहियत, एयरक्राफ्ट हैंगर, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी और फ़ौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम का दावा वही है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उस फ़ौजी सलाहियत को कमज़ोर करना था जिससे वो हॉर्मुज़ की खाड़ी से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों के लिए ख़तरा पैदा कर रहा है। अब 11 दिन से यही दावे कर रहे हो, अभी तक सलाहियत कमज़ोर नहीं हो पाई। अमेरिका ने अपने बयान में ये भी दावा किया कि ईरान अब तक हॉर्मुज़ की खाड़ी से गुजरने वाले 30 से ज़्यादा तिजारती जहाज़ों पर हमले कर चुका है। अमेरिका के मुताबिक इन हमलों से सैकड़ों सेलर्स, नाविकों की जान खतरे में पड़ी और समंदर में आज़ादाना आवाजाही के उसूल को भी नुकसान पहुंचा। सेंटकॉम ने यह दावा किया है कि उसके बावजूद हॉर्मुज़ की गल्फ से तिजारती जहाज़ों की आवाजाही मूवमेंट जारी रही। अमेरिका के मुताबिक मई की शुरुआत से अब तक उसकी फ़ौज की निगरानी में तकरीबन 900 तिजारती जहाज़, कमर्शियल जहाज़ इस रास्ते से गुजर चुके। 900। इन जहाज़ों के ज़रिए करीब 45 करोड़ बैरल कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग बाज़ारों तक पहुंचाया गया, यह अमरीकी मिलिट्री का कहना है। हालांकि अमेरिका के इन तमाम दावों की फ़िलहाल किसी आज़ाद सोर्स से तस्दीक नहीं हो सकी है और ईरान की तरफ से भी इस बयान पर कोई नया रद्द अमल सामने नहीं आया है। बाज़ लोगों को बड़ी शिकायत है कि आप ईरान का दावा करके दिखाते हैं, अमेरिका का क्लेम करके। हम तो अमेरिका का भी दावा करके दिखाते हैं खबर। हम जर्नलिस्ट हैं, झुंझुना और बाजा बजाने वाले नहीं हैं। और एक बात, अगर यहाँ कोई एक तरफा खबर देखने आ रहा है, किसी की जय सुनने आ रहा है, ये चैनल आपके लिए नहीं है।
यहाँ न्यूट्रल तरीके से खबर होती, सबको बजाया जाता है और सबको दिखाया जाता है। आगे भी यही होगा। उसके लिए दूसरे चैनल हैं शोर मचाने वाले, आप एक तरफा चैनल जाकर देखिए। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के नए हमलों के दौरान ईरान के कई अहम इलाकों से ज़ोरदार धमाकों की खबरें सामने आई। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बूशहर काउंटी के कई हिस्सों में तेज़ धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। बूशहर वही इलाका है जहां ईरान का पहला और अब तक का इकलौता कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है, यानी अहम इलाका है जहाँ न्यूक्लियर ताकत से बिजली बनाई जाती है। न्यूक्लियर मटेरियल तो यहाँ भी है, लेकिन उस लेवल का नहीं। यहीं ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की नेवी का एक बेहद अहम फौजी अड्डा भी है बूशहर में, और ये अड्डा या ये यहाँ पर जो गार्ड है वो समंदरी कार्रवाई का बड़ा मरकज़ माने जाते हैं। उधर ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी ने ईस्ट अज़रबैजान के लोकल अफसरों के हवाले से दावा किया कि अमरीकी हवाई हमले में तबरीज़ के करीब एक फ़ौजी ठिकाने को निशाना बनाया गया। फ़िलहाल इन हमलों में हुए नुकसान या किसी जानी नुकसान की तफसील सामने नहीं आई है। अमेरिका की तरफ से भी इन ख़ास हमलों पर कोई अलग से बयान जारी नहीं किया गया है, इसीलिए दोनों तरफ से सामने आई इन जानकारियों की आज़ादाना तौर पर तस्दीक अभी नहीं हो सकी है। नहीं पता चल सका है कि ईरान पर किस लेवल के हमले हुए हैं। ईरान ने एक बार फिर 21 और 22 जुलाई की रात इराक में मौजूद कुर्द अलगाव पसंद ग्रुप्स के ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इराक के सुलेमानिया इलाके में मौजूद इन ग्रुपों की पोजीशंस को निशाना बनाया गया, उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान का इल्ज़ाम है कि ये अलगाव पसंद ग्रुप उसकी सरहद के करीब कार्रवाई करते हैं और मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बने हुए हैं। फ़िलहाल इन हमलों में हुए नुकसान या किसी जानी नुकसान की तफसील सामने नहीं आई है। इराक़ी हुकूमत या कुर्द ग्रुपों की तरफ से भी इस कार्रवाई पर अभी कोई तफसीली बयान सामने नहीं आया है। इन कुर्द ग्रुप्स के बारे में बताया जाता है कि ये ईरान के ही ग्रुप्स हैं, ईरान से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये एक अलग इलाका मांगते हैं और ईरानी निज़ाम के ख़िलाफ़ हरकतें करते हैं। इसलिए इनको ईरान से खदेड़ दिया गया या ये अपनी जान बचाने के लिए भाग गए और ये इराक की सरहद में घुसकर इराक में रहकर अब वहाँ से ईरान के ख़िलाफ़ अपनी मूवमेंट को अंजाम दे रहे हैं। बात गज़ा की, ये ख़बर कल रात रह गई। गज़ा की रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने अपनी क़यादत में बड़ा बदलाव कर दिया है। हमास ने सीनियर लीडर खलील अल हया को अपने सियासी ब्यूरो का नया चीफ चुन लिया, यानी जिस जगह पहले इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार थे वहीं अब खलील अल हया बैठ गए हैं। खलील अल हया याह्या सिनवार की जगह लेंगे। याह्या सिनवार 2024 में रफ़ा में इस्राएली हमले का निशाना बने थे। सिनवार की मौत के बाद खलील अल हया ही गज़ा में हमास की क़यादत संभाल रहे थे और इसराइल के साथ सीज़ फायर और कैदियों की अदला बदली की बातचीत में भी हमास की तरफ से वही अगवाई कर रहे थे। उनके हेड बनने पर खालिद मशाल जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने भी बधाई दी है। खलील अल हया 1960 में पैदा हुए थे। उन्होंने सूडान की यूनिवर्सिटी ऑफ द होली कुरान से हदीस और सुन्नत की तालीम में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। अब कुछ खबरें यहाँ से। ईरान अवॉइडिंग अटैक ऑन इसराइल ओवर फियर्स ऑफ आईडीएफ स्ट्राइक ऑन रिजीम लीडर्स, एक्सपर्ट सेज। अब ये इसराइली एक्सपर्ट्स हैं और यहाँ पर ये ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का पोस्टर भी लगा हुआ है, हालांकि ईरान की सड़कें हैं। ये एक ख़बर इन्होंने छापी इसराइली मीडिया ने कि ईरान जो है वो इसराइल पर हमले करने से इसलिए गुरेज कर रहा है, परहेज़ कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि आईडीएफ अपने हमलों में ईरान के निज़ाम के सबसे बड़े लीडर्स, इवन मुश्तबा खामनेई या फिर और दूसरे जो बड़े लीडर्स हैं, जितने टॉप चेहरे हैं, उनको कहीं मार ना दें। तो ये इस तरीके से खबरें छाप रहे हैं ताकि ईरान उबले और हमला करे। ये इसराइली मीडिया की खबर है। मीटिंग ट्रंप इन डीसी ऑन सेज लेबनान विल एंड हॉस्टिलिटी विद इसराइल फॉरएवर। अब जोसेफ ऑन जो कि लेबनान के सदर हैं वो कल मौजूद थे वाशिंगटन में और वहाँ पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से मुलाकात की और इस दौरान मुलाकात में कई बातें हुई और उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ, जोसेफ ऑन ने कहा कि हम इसराइल के साथ दुश्मनी हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। बस वो जो चीज़ें हैं हमारी ज़मीन से, हमारी सरहदों से इसराइली फ़ौज वापस चली जाए, वो हम पर हमले बंद कर दें। कुछ शर्तें भी थी, लेकिन ये एक बड़ा डायलॉग था जो हेडलाइन बन गया कि हम इसराइल से
दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। और देखिए क्या इनाम मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी बड़ी तारीफ़ की कि मिडिल ईस्ट का सबसे बढ़िया लीडर बन सकता है जोसेफ ऑन। जोसेफ ऑन ने ट्रंप की तारीफ़ की कि आप हिस्ट्री के सबसे बड़े लीडर्स में से शुमार हैं। दोनों ने एक दूसरे को अमूल का लगाया और उसके बाद एक हेडलाइन आई जिससे पता चला कि जोसेफ ऑन को इनाम भी मिला। लगभग 40 साल हो गए अमेरिका की कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है लेबनान के लिए, लेकिन कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, इजाज़त दी, हुक्म दिया कि अमेरिका से अब डायरेक्ट बेरूत तक फ़्लाइट जाएगी। 40 सालों के 4 दहाइयों के बाद ये फ़ैसला सामने आया है। ये एक बड़ा मूव है। और हिज़्बुल्लाह क्या कर रहा है? हिज़्बुल्लाह ने भी फ़्लाइट नहीं तो एयरपोर्ट को लेकर कुछ कहा है। हिज़्बुल्लाह ने बेरूत एयरपोर्ट को बंद करने की धमकी दी है। क्यों? ईरानियन फ़्लाइट्स के दिफा में। क्योंकि ईरानियन फ़्लाइट्स को लेकर अब ये होने लगा है कि ईरान की फ़्लाइट्स यहाँ ना आए, क्योंकि उनके ऑफिशियल्स आते हैं तो उनके साथ बहुत कुछ आता है, पैसा भी आ सकता है, हथियार तो नहीं आते, मतलब डिप्लोमेटिक फ़्लाइट्स होती हैं तो उनकी चेकिंग नहीं होती, तो ये सब कहा जाता है। और फिर लेबनानी हुकूमत को लगता है कि ईरानी हिज़्बुल्लाह को आकर भड़काते हैं या अलग मैसेजेस देते हैं, तो और बाकी भी ईरान के ऊपर जो सख्ती है, बाकी इनके जो लोग थे, हिज़्बुल्लाह के लोग थे, एयरपोर्ट में काम करते तो बड़ी तादाद में पिछले साल निकाले गए। तो हिज़्बुल्लाह इस एयरपोर्ट को बंद करने की धमकी दे रहा है। मकसद वो भी हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप जो डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करने वाले हैं। जीसीसी और अरब ममालिक ने हूथीज़ की हरकतों का या उनके एक्शन का जो है अपोज़ किया है, मज़म्मत की है, और जो है सऊदी अरब के साथ ये सब खड़े हैं, क्योंकि हूथीज़ ने परसों ऐलान किया था कि हमने सऊदी अरब की समंदरी नाकेबंदी शुरू कर दी है। कल उन्होंने दुनिया भर की शिपिंग लाइंस को जो है शिपिंग कंपनीज़ को वार्निंग दे दी कि आपका जहाज़ ना आने पाए इधर, हम किसी को भी ठोक देंगे। हूथीज़ ने कहा सऊदी अरब नहीं आना चाहिए। सऊदी अरब आ रहे भारत के 2 टैंकर्स, बल्कि सऊदी अरब से आई थिंक तेल ला रहे थे, आना उन्हें बाब अल मंदब के थ्रू, ओमान के थ्रू, अरेबियन सी के थ्रू इंडिया आना था, एक को चाइना जाना था, लेकिन वो हूथीज़ की वार्निंग आई, उसके बाद वो वापस इजिप्ट के सुएज़ कैनाल की तरफ मुड़े। अब वो केप ऑफ गुड होप की तरफ से घूम के आएंगे पूरा अफ्रीका, आई डोंट नो। और फिर इसके अलावा एक टैंकर ओमान के पास ही था, उसके बाद यमन आता है ना, तो ओमान से ही लौट गया, वो तेल लेने आ रहा था। तो ये सब भी हुआ है और इसको लेकर बड़े जो है वो लोग पूरा अरब वर्ल्ड जो है वो इस वक्त खिलाफ है, और यहाँ भी एक बड़ी जंग दिखाई दे रही है। देखिए जे-फीड की भी हेडलाइन, बाब अल मंदब विद स्टैंड ऑफ लोडेड सुपर टैंकर्स री रूट नॉर्थ टुवर्ड्स सुएज़ कैनाल फॉलोइंग येमनी थ्रेट्स। वही बात है कि वो जो भरे हुए टैंकर थे तेल से, वो वापस लौट गए यमनियों की धमकी की वजह से, और कहा है कि सुएज़ कैनाल की तरफ गए। और ये 22 जुलाई की हेडलाइन है। और देखिए अगर वो नहीं जाते तो क्या होता। पहले ही यमन के हूथीज़ इस तरह से जहाज़ डुबो चुके हैं, यही उनका मुकद्दर होता है, इसलिए वो वापस लौट गए। ममदानी फोर्स, आई हैव नो अथॉरिटी टू अरेस्ट नेतन्याहू। ममदानी को अपनी हदें पता होंगी जब वो मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे। अब उन्हें पता चला है कि हमारे पास अथॉरिटी ही नहीं है कि हम वारंट निकलवा सकें। बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस की समिट में शामिल होने के लिए, इजलास में जो शामिल होने के लिए जा रहा है, तो पहले कह रहे हैं हम तो करेंगे गिरफ्तार, अब कह रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ न्यूयॉर्क से कि इसको अरेस्ट करो। अब वो रिक्वेस्ट मानेगी नहीं, उधर पीछे ट्रम्प खड़ा हो। तो ममदानी ने भी वो जुमला छोड़ा था, इन्हें भी नहीं पता था। देखो वाहवाही करने के लिए, करवाने के लिए, तालियां बजवाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है ना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर दिया है, वो कर दिया है। हकीकत इससे बहुत परे होती है। आज भी जो हो रहा है उसको बस सुनिए और परखिए कि क्या ऐसा हो सकता है। ममदानी के वक्त, ज़ोरान ममदानी के वक्त लोगों ने सुना, ताली बजाई, समझा नहीं कि यार इसकी अथॉरिटी क्या है, और आज कह रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे पास तो अथॉरिटी नहीं है। नीदरलैंड्स टू बैन इसराइली सेटलर प्रोडक्ट्स फ्रॉम सितंबर 22। सितंबर से नीदरलैंड वो मुल्क है जो फ़लस्तीनियों की ज़मीन कब्ज़ा कर, जहां नाजायज़ इलीगल इंतहा पसंद सेटलर्स को बसाया गया, उनकी बस्तियां बसाई गई हैं वेस्ट बैंक में, फ़लस्तीन में, उन ज़मीनों पर बनने वाली मौजूद किसी भी फैक्ट्री में बनने वाले किसी प्रोडक्ट को नीदरलैंड नहीं ख़रीदेगा। ये उसका फ़ैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना किया हो तो।